नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मूल्यांकन एवं मापन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 4 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं वो आपने देख लिया होगा, और ये टॉपिक आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का क्या रोल है आपकी लाइफ में, ये भी आप जान चुके होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें लगभग हम 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड और आपके लिए किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 31 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्टूडेंट, 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आंतरिक तथा सतत मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रणाली का समन्वित तथा एकीकृत स्वरूप किसके द्वारा प्रस्तावित है। यानी आंतरिक तथा सतत मूल्यांकन हेतु प्रणाली का समन्वित तथा एकीकृत स्वरूप किसके द्वारा प्रस्तावित है। यानी कि देखिए, जो आप ये आंतरिक एवं सतत मूल्यांकन करते हैं, ये मूल्यांकन करने के लिए जो प्रणाली है, जो सिस्टम बनाया गया है, और एकीकृत स्वरूप के लिए जो भी ये प्रस्ताव दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सेकंड कहता है शिक्षा आयोग द्वारा, ऑप्शन थर्ड कहता है यूजीसी द्वारा, और ऑप्शन फोर्थ कहता है विश्वविद्यालय समितियों द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि जो आप आंतरिक और जो सतत मूल्यांकन करने के लिए जो आप मूल्यांकन प्रणाली का यूज करते हैं, और जो ये एकीकृत स्वरूप है जिसके अंतर्गत आप सभी चीजों को इंटीग्रेटेड करके जो है जोड़कर आप जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपके शैक्षिक पक्ष भी आते हैं और सहशैक्षिक पक्ष भी आते हैं। तो ये किसके प्रस्ताव के कारण, यानी किसने इसको प्रस्तावित किया, किसके द्वारा इस सिस्टम को, इस मूल्यांकन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में आपको कहता है मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन सेकंड है शिक्षा आयोग द्वारा, थर्ड में आपसे पूछा गया यूजीसी के द्वारा, या फिर विश्वविद्यालय समितियों के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मूल्यांकन करने के लिए जो ये सिस्टम आप यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत आप एकीकृत तरीके से जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन करते हैं, और उनके लिए आप ग्रेडिंग स्केल का यूज करते हैं। शैक्षिक पक्ष के लिए अलग ग्रेडिंग स्केल आपके निर्धारित किए गए हैं और सहशैक्षिक पक्ष के लिए अलग ग्रेडिंग स्केल। तो ये जो सिस्टम निर्धारित किए गए हैं, ये स्टूडेंट्स आपके किए गए हैं यूजीसी के द्वारा, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका यूजीसी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाते हैं जब आप इसके कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये फैक्चुअल प्रश्न भी आपसे सीधा सीधा सुपर टेट में पूछा जाता है। ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे, लेकिन कुछ प्रश्न आपके सीधे सीधे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आप उनसे रिलेटेड फैक्चुअल चीजों की जानकारी लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका जो ये मूल्यांकन प्रणाली के लिए, यानी कि जो मूल्यांकन प्रणाली का यूज किया जाता है ताकि आप सभी तरीके से बच्चों के सभी एकीकृत स्वरूप को आप ध्यान रख सके और उसका मूल्यांकन कर सके और उनको आगे डेवलप कर पाएं, तो इसका जो प्रस्ताव दिया गया था वो यूजीसी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका यूजीसी होता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 32 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। 32 क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्यांकन प्रक्रिया में डैश का अध्ययन किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपके लिए डैश का स्थान रखा गया है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में इस डैश के स्थान पर क्या रखने से ये जो लाइन है, ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में डैश का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, या सेकंड कहता है पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विधि का उपयोग किया जाता है, या फिर छात्र एवं शिक्षक का अध्ययन किया जाता है, या फिर शिक्षक एवं विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो आप मूल्यांकन प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब आप इवेल्युएशन प्रोसेस करते हैं, तो इसके अंतर्गत आप किसका अध्ययन करते हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत आप जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो क्या आप पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु के लिए मूल्यांकन करते हैं, या फिर
आप पाठ्यक्रम एवं अध्ययन विधि के लिए करते हैं, या फिर आप छात्र एवं शिक्षक के लिए करते हैं, या फिर आप शिक्षक एवं विषय वस्तु के लिए। तो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स ये है कि जब आप मूल्यांकन प्रोसेस करते हैं यानी कि इवैल्यूएशन प्रोसेस करते हैं, तो उस दौरान आपका उद्देश्य मूल्यांकन करने का सिर्फ ये होता है कि आप बच्चों की जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो कितना हो पा रहा है और कितना नहीं हो पाए, इस बात की जानकारी के लिए ही आप एग्जाम या फिर टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसके पीछे का रीज़न आपका सिर्फ ये होता है कि आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ाया है या जिस चैप्टर को आपने बच्चों को समझाया है वो कितना बच्चों को आया है, क्या अभी भी उनमें कोई पॉइंट्स को लेकर इशू है, कोई भी डाउट्स है, यदि है तो आपका उद्देश्य होता है कि उस डाउट्स को मैं क्लियर करूं। तो ये सब चीज़ें आप तभी जान पाते हैं जब आप उनके लिए टेस्ट या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। तो इसीलिए आप जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस को करते हैं। और मुख्य बात यह है कि जब आप बच्चों को जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसमें छात्र का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका अध्ययन आप नहीं करते, ना ही पाठ्यक्रम और अध्ययन विधि का यूज़ करते हैं आप, और ना ही शिक्षक एवं विषय वस्तु का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि आप मूल्यांकन छात्रों का करते हैं। और थर्ड ऑप्शन में छात्र एवं शिक्षक दोनों हैं, इसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन में कहीं पर भी छात्र नहीं हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, जो आपके स्कूल मैनेजमेंट होते हैं या फिर आपके हेड टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो भी आपके एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होते हैं, उसके बेसिस पर वो भी आइडिया लगाते हैं कि कौन से टीचर हमारे विद्यालय में सही ढंग से कार्य कर रहे हैं, किस टीचर्स के रिजल्ट बेहतर है और किस टीचर के परिणाम बेहतर नहीं है। यदि किसी टीचर के रिजल्ट बेहतर नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके सभी बच्चे जब अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि शायद टीचर का पढ़ाने का तरीका या टीचर अपने बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे होंगे या समय नहीं दे पा रहे होंगे, इस वजह से इनके परफॉर्मेंस वीक है। तो उसके आधार पर प्रिंसिपल उनको गाइड करते हैं, उनको एज अ मेंटर उनको समझाते हैं। तो ये सभी प्रोसेस आप किसके दौरान करते हैं? मूल्यांकन प्रोसेस के दौरान। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि मूल्यांकन प्रोसेस आप छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए ही करते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और एग्जामिनर के माइंड सेट को भी आप समझ पा रहे होंगे कि जो बाकी तीनों ऑप्शन है इसमें कहीं पर भी छात्र का जिक्र नहीं हुआ है, कहीं पर पाठ्य वस्तु या अध्ययन विधि या पाठ्यक्रम इस तरीके से बातें की गई है, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। ये तीनों ही ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो मूल्यांकन करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका मोटो होता है कि आपके जो बच्चे हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कितना क्लियर हुआ है, किसको क्लियर नहीं हुआ है, इस बात की जानकारी के लिए ही आपका मूल्यांकन होता है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं होता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और एग्जामिनर के माइंडसेट को भी पढ़ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्यांकन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। देखिए, जो आप मूल्यांकन करते हैं, कि इवैल्यूएशंस करते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये आपको बताने। ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन सेकंड कहता है शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार मूल्यांकन। ऑप्शन थर्ड कहता है अधिगम अनुभव, व्यवहार मूल्यांकन और अध्यापन उद्देश्य। ऑप्शन फोर्थ कहता है भ्रमण उद्देश्य, अधिगम व्यवहार का मूल्यांकन और अध्यापन उद्देश्य। तो इसमें जो चार ऑप्शन आपके सामने है स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होता है, यानी कि मूल्यांकन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताने हैं। यदि आपने मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चंस में चार ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। देखिए, पहला पॉइंट आपसे कहता है शिक्षण उद्देश्य, यानी कि आप मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य जरूर ध्यान रखते हैं कि आपका जो उद्देश्य है शिक्षण के प्रति, आप क्या मैसेज बच्चों को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं। दूसरा है अधिगम अनुभव, यानी कि बच्चे ने कितने चीज़ों को अनुभव किया होगा, सीखा होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया व्यवहार परिवर्तन, यानी कि उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी पॉइंट्स नेगेटिव नहीं है, बट हम फिर भी सेकंड ऑप्शंस को देखते हैं, क्या पता हो सकता है कि इससे बेहतर ऑप्शन सेकंड में हो या थर्ड में हो या फिर फोर्थ में। तो सेकंड में कहते हैं कि शिक्षण उद्देश्य, बिल्कुल सही बात है, अधिगम अनुभव ये भी सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में बताया गया व्यवहार मूल्यांकन। देखिए, आप कभी भी व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार को आप फील कर सकते हैं, आप उनके व्यवहार में परिवर्तन को देखकर आप उनके क्वालिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप उनको मूल्यांकन नहीं कर सकते, उनको नंबर नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन कहता है कि अधिगम अनुभव, बिल्कुल सही है। व्यवहार मूल्यांकन, यहाँ पर फिर से व्यवहार मूल्यांकन आ गया, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल नहीं हो सकता।
और फोर्थ में आपसे कहा गया भ्रमण उद्देश्य, अधिगम व्यवहार का मूल्यांकन और अध्यापन उद्देश्य। देखिए यहाँ पर फिर से अधिगम व्यवहार का मूल्यांकन किया गया है, इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका ए होता है और ए ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट्स है मूल्यांकन के लिए ये आपसे पूछा है, यानी वो जानना चाहते हैं कि आप जो मूल्यांकन पढ़ चुके हैं उसका क्या रोल है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें कौन कौन से साइन ध्यान रखने होते हैं जिसके अंतर्गत हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो देखिए आप कभी भी व्यवहार का मूल्यांकन नहीं कर सकते, यानी मूल्यांकन के अंतर्गत हम बच्चों को मात्रात्मक, आपको पता है मैंने मूल्यांकन के अंतर्गत बताया कि हम असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट क्या होता है कि वो क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं, यानी कि उसमें मात्रात्मक भी होते हैं और उसमें गुणात्मक भी होते हैं। तो जब आप मूल्यांकन करते हैं तो व्यवहार के मूल्यांकन में आपको उसके व्यवहार के मार्क्स देने होते हैं, बट आप व्यवहार को मार्क्स नहीं दे सकते क्योंकि आप किसी के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है इस चीज को आप फील कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि पहले आपके व्यवहार में और अब के आपके व्यवहार में कितना डिफरेंस है, बट यहाँ पर आप मेजर नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप किसी के वेट या हाइट को मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पर आप व्यवहार को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और यही माइंडसेट एग्जामिनर का भी है और आप देखेंगे तीनों ही ऑप्शन में इन्होंने बाकी तीनों ऑप्शन में व्यवहार मूल्यांकन को डाला है जिससे ये तीनों ही ऑप्शन नेगेटिव हो जाते हैं। और बचा हुआ ऑप्शन आपका फर्स्ट कि आप मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य आपका होना चाहिए, अधिगम अनुभव, बच्चे ने कितना अधिगम करके सीखा है यानी कि अनुभव के आधार पर अधिगम किया है, और तीसरा पॉइंट इनका है कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, इस बात की जानकारी के लिए ही आप मूल्यांकन करते हैं। और ये तीनों ही पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जब मैंने आपको मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में बताया था कि अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो उसके अंतर्गत मैंने आपके साथ बहुत सारे पॉइंटों पर डिस्कशन किए हैं जो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। यदि आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन आप इजीली लगा सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताइए। देखिए जो आप मूल्यांकन करते हैं या जो आप मूल्यांकन टॉपिक को इतने समय से पढ़ रहे हैं, कुछ क्लासेस के माध्यम से जो आप मूल्यांकन टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो इसका शिक्षा में क्या महत्व है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कठिनाइयों का निदान, विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान और पूर्ण कथन में सहायता। ऑप्शन सेकंड कहता है कठिनाइयों का निदान, भ्रमण में सहायता एवं प्रगति का ज्ञान। ऑप्शन थर्ड कहता है भ्रमण एवं शिक्षण में संतुलित स्थापित करना, और ऑप्शन फोर्थ कहता है वाक्यक्रम एवं विषय वस्तु के अनुकूल। देखिए शिक्षा में मूल्यांकन के यानी कि जो शिक्षा है उसमें मूल्यांकन के क्या महत्व है ये आपको बताने हैं। तो आप जो शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं उसमें कठिनाइयों का आपका निदान करना ये तो होता ही है, बट विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान एवं पूर्ण कथन में सहायता यानी कि जो पूरी बात है पूरा कथन है इसमें सहायता करता है, इसके लिए आप शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आप पूर्ण कथन में क्या सहायता करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान ये आप बिल्कुल करते हैं, इसी को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस किए हैं और कितने नहीं किए हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम को जान लेना ही सफिशिएंट नहीं होता, उनकी प्रॉब्लम को जानने के बाद उस पर कार्य करना भी ज़रूरी होता है, उसका उपचार करना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये कहीं जो ऑप्शन ए है ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर पूर्ण कथन में सहायता की बात की गई यानी कि पूरे कथन में आपको हेल्प करता है शिक्षा में मूल्यांकन। तो आप मूल्यांकन इसलिए नहीं करते कि आप किसी के बीच में डिफरेंस क्रिएट करें, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन कहते हैं कठिनाइयों का निदान। देखिए कठिनाइयों का निदान करते हैं लेकिन भ्रमण में सहायता। देखिए जब आप शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पर कठिनाइयों का निदान तो सही है बट भ्रमण में सहायता, मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन करते हैं तो इससे आपके भ्रमण में यानी कि जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये भी सेकेंड ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। और थर्ड में आपसे बताया गया कि भ्रमण एवं शिक्षण में संतुलित स्थापित करना, मतलब आप शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यांकन करते हैं इससे भ्रमण और शिक्षण में आपका संतुलन स्थापित होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा हुआ ऑप्शन है फोर्थ आपके कि वाक्यक्रम एवं विषय वस्तु के अनुकूल। देखिए शिक्षा में जो आप मूल्यांकन करते हैं वो आप इसीलिए करते हैं कि जिस प्रकार से वाक्य में क्रम होता है कि पहले आपके वाक्य में सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद आपके वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसका एक क्रम होता है। तो वाक्य में जिस प्रकार क्रम होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जब आप मूल्यांकन करते हैं
तो इसका एक निश्चित क्रम होता है और उस क्रम के अंतर्गत यदि आप लगातार प्रोग्रेस करते हैं तो उसका परिणाम आपको अंत में बेहतर मिल पाता है। और विषय वस्तु के अनुकूल होने चाहिए, आपके जो भी आप कार्य करते हैं वो आपके विषय वस्तु के अनुकूल होने चाहिए। मतलब जिस बच्चे की जितनी एज है, जितना उसका मेंटल लेवल है, उसी अनुसार उसके विषय वस्तु होने चाहिए। यदि बच्चे के मानसिक स्तर से हाई स्टैंडर्ड वाले विषय वस्तु होंगे तो बच्चे की समझ से वो बाहर होंगे। इसीलिए शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य ये नहीं है कि आप सिर्फ उनका मूल्यांकन करें और मूल्यांकन से ही आप उनको परिणाम के आधार पर डिवाइड करें। उसका मेन उद्देश्य होता है कि आपने वाक्य में जिस प्रकार से क्रम होता है, बच्चे अपने प्रोग्रेस को सही क्रम में कर पा रहे या नहीं कर पा रहे और विषय वस्तु उनके अनुकूल है या नहीं है, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि इस बात का महत्व अधिक होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका फोर्थ। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें वाक्य क्रम यानी कि वाक्य का एक निश्चित क्रम होना चाहिए और विषय वस्तु जो है बालकों के अनुकूल होने चाहिए। दोनों ही पॉइंट्स जो है, दोनों ही जो शब्द है वो बच्चों के अनुकूल है, बच्चों के हित में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते 35 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 35वां क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स की शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना किसका मुख्य लक्ष्य है। देखिए जो आपकी शिक्षा है उसको उद्देश्य केंद्रित बनाना, उद्देश्य केंद्रित का मतलब उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और ये किसका मुख्य लक्ष्य है ये आपको बताना। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मापन का, ऑप्शन सेकंड कहता है मूल्यांकन का, ऑप्शन थर्ड कहता है अध्ययन का या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है अध्यापन का। अब आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना किसका मुख्य लक्ष्य है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि इन चारों ऑप्शनों में आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जिसका मोटो ये होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उद्देश्य को निर्धारित करें, वही आपका मुख्य लक्ष्य है। तो किसका मुख्य लक्ष्य होता है, क्या वो मापन का होता है? तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मूल्यांकन के अंतर्गत यानी जो हम इवैल्यूएशंस करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है मेजरमेंट और दूसरा होता है असेसमेंट। तो मेजरमेंट जो है वो आपके ट्रेडिशनल वेज हैं। इस समय वर्तमान समय में मापन का कोई अर्थ नहीं होता, मापन को नेगेटिव माना जाता है। बट जो असेसमेंट होता है, आकलन, ये सबसे बेस्ट माना जाता है वर्तमान समय में। तो इसलिए मापन तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन आपसे कहता है मूल्यांकन, थर्ड ऑप्शन कहते हैं अध्ययन और फोर्थ ऑप्शन है अध्यापन। तो ना ही अध्ययन होगा और ना ही अध्यापन होगा। बचा हुआ ऑप्शन आपका बी है कि शिक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाना, यानी कि जो आप शिक्षा है उसको उद्देश्य केंद्रित बनाते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है मूल्यांकन का। यानी मूल्यांकन के अंतर्गत आप जो है शिक्षा को जो है उद्देश्य केंद्रित बनाते हैं, यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है मूल्यांकन। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 36 क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का नाम किसने दिया है। यानी कि जो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। अब किसने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है ये आपको बताना है। यानी कि एक फैक्चुअल प्रश्न है जिसमें ऑप्शन कहता है आपका प्रोडांडेका द्वारा, ऑप्शन सेकंड कहता है थॉर्नडाइक द्वारा, ऑप्शन थर्ड कहते हैं शिशोर द्वारा और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं ब्लूम द्वारा। तो यदि स्टूडेंट्स आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से देखा है तो ये सभी प्रश्नों के आंसर आप इजीली बता सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल इजी प्रश्न होंगे। और यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप कंटेंट वाले पोर्शंस को देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, तो आपको रियलाइज हो पाएगा कि वास्तव में कंटेंट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना होता है, उसके कंटेंट्स को कैसे पढ़ना होता है और उनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड आपको आइडियाज़ हो जाएंगे और आपकी साइकोलॉजी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि कंटेंट में मैंने आपको बता रखा है कि मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो बताया है वो आपके बताएं BS ब्लूम साहब ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ब्लूम द्वारा, यानी ब्लूम ने ही मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के नाम से बताया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है ब्लूम द्वारा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 37वां क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि किसे मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं माना जाता।
यानी कि मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है वो किसको नहीं माना जाता, ये आपको बताना है। यानी कि इन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जिससे मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं माना जाता है। अब आपको ये चीज जो है, ये पॉइंट आपको छाट कर निकालने होंगे। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मापन प्रक्रिया को, ऑप्शन सेकंड कहता है सतत प्रक्रिया को, ऑप्शन थर्ड कहता है वास्तविक प्रक्रिया को, और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं प्रत्यक्ष प्रक्रिया को। तो आपको बताना है कि किसे मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया नहीं माना जाता। यदि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान है, और आशा करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे। स्टूडेंट, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसे नहीं माना है, तो इसमें से जो मापन प्रक्रिया, ये भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का ही एक पार्ट है। वास्तविक प्रक्रिया भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्यक्ष प्रक्रिया भी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें बचा हुआ ऑप्शन आपका बनता है सतत प्रक्रिया, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सतत प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा है जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो वो ऑप्शन है आपका बी, यानी सतत प्रक्रिया। जो सतत प्रोसेस होते हैं वो मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सतत प्रक्रिया। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 38 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि मार्ग प्रदर्शन उन्नति में सहायक तथा शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना किसके उद्देश्य हैं। यानी कि जो बच्चों को मार्ग प्रदर्शन करते हैं या उन्नति में सहायता करते हैं या फिर शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करते हैं, तो ये किसका उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है गुणात्मक परख की, ऑप्शन सेकंड कहता है व्यवहारात्मक परख की, ऑप्शन थर्ड कहता है मूल्यांकन के, और ऑप्शन फोर्थ कहता है मापन के। अब आपको बताना है कि जो 38 प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मार्ग प्रदर्शन उन्नति में सहायक तथा शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना, ये किसके उद्देश्य है। यानी कि आप कौन से प्रोसेस के दौरान बच्चों को मार्ग प्रदर्शन करने की बात करते हैं, बच्चों की उन्नति में आप हेल्प करते हैं और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करते हैं, मतलब शिक्षार्थियों को छांटते हैं, तो ये सभी प्रोसेस आप किसके अंतर्गत करते हैं। क्या आप गुणात्मक परख के अंतर्गत जो है बच्चों को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं, या फिर व्यवहारात्मक परख के, या फिर मूल्यांकन, या फिर मापन के। आशा करता हूं कि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से देखा होगा, तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाएंगे। देखिए, एग्जामिनर का माइंडसेट आपसे किस तरीके से प्रश्न बनाकर पूछता है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर आप एग्जामिनर के माइंडसेट के साथ मैचअप करते हैं तभी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन आपके लिए पॉजिटिव दिख रहे होंगे, बट यहाँ पर आपको बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, जो आप शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करते हैं, देखिए वर्गीकरण के लिए आप इसलिए नहीं करते कि आप बच्चों को वर्गीकरण के आधार पर बुलाएं, आप वर्गीकरण सिर्फ इसीलिए करते हैं, यानी कि आप एग्जाम या फिर टेस्ट इसीलिए करते हैं और उसके आधार पर मार्क्स इसलिए देते हैं ताकि आप बच्चों की प्रॉब्लम को जान पाएं कि किस बच्चे को टॉपिक कितना क्लियर हो पाया है और किसको कितना क्लियर नहीं हो पाया है। जिनको नहीं हो पाया होगा ठीक से क्लियर, उनकी प्रॉब्लम को जानना, उसका निदान करना, उसका उपचार करना, ये एज अ टीचर आपका रोल होता है। तो इसीलिए ये सभी प्रोसेस आप किसके अंतर्गत करते हैं, तो ना ही आप गुणात्मक परख के अंतर्गत करते हैं, ना ही व्यवहारात्मक और ना ही मापन, क्योंकि ये सभी प्रोसेस आप मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है मूल्यांकन। और मैंने आपको अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के अंतर्गत इन सभी पॉइंटों पर बात की है। मार्गदर्शन करना, मार्ग प्रदर्शन करना, ये एक टीचर का रोल होता है। बच्चे की उन्नति में आपको सहायता करना, ये आपका रोल होता है। और शिक्षार्थियों का वर्गीकरण करना, इसीलिए वर्गीकरण करना ताकि आप उनकी प्रॉब्लम को जान पाएं और उनका सही तरीके से उपचार कर पाएं। तो ये सभी प्रोसेस आप इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है मूल्यांकन। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 39th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो 39 क्वेश्चन में आपसे कहता है स्टूडेंट्स की मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है इसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 3 भागों में, ऑप्शन फोर्थ कहता है 4 भागों में, ऑप्शन थर्ड कहता है 5 भागों में, और ऑप्शन फोर्थ कहता है 7 भागों में। अब आपको बताने हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट वाले पोर्शंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है उसका शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है उसका अधिगम अनुभव, और तीसरा होता है व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ना तो 4 हो सकता है, ना ही 5 और ना ही 7,
बचा हुआ ऑप्शन आपका है ए, यानी 3 भागों में। तो मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके 3 अंग होते हैं। एक होते हैं शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा होता है अधिगम अनुभव और तीसरा होता है व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि बच्चों को जो शैक्षिक उद्देश्य आप प्रोवाइड करना चाहते हैं इसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं, बच्चे ने अपने अनुभव से कितना सीखा है इसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं, और बच्चे के व्यवहार में कितने परिवर्तन हुए हैं इसके लिए आप मूल्यांकन करते हैं। तो ये सभी मूल्यांकन प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके 3 भाग। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट। 40 क्वेश्चंस में आपसे कहता है, 40th क्वेश्चंस में आपसे कहता है परिमाणात्मक मूल्यांकन कौन कौन से हैं। यानी कि जो परिमाणात्मक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जो आप परिमाण कर सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ये कौन कौन से मूल्यांकन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है लिखित, मौखिक एवं व्यावहारिक। ऑप्शन सेकंड कहता है व्यावहारिक, मौखिक एवं प्रायोगिक। ऑप्शन थर्ड कहता है लिखित, प्रायोगिक और व्यावहारिक। ऑप्शन फोर्थ कहता है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आप बच्चे को परिमाण दे सकते हैं, यानी कि मात्रा के आधार पर मार्क्स दे सकते हैं। 10, 20, 15 किसी भी तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं, बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं। ये कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इस प्रकार के मूल्यांकन आप किस में करते हैं। तो आप लिखित में बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं, आप ओरली भी बच्चों को मार्क्स दे सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछकर प्रश्नों के जवाब के आधार पर आप उन्हें मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन व्यावहारिक, यहाँ पर भी फिर से वर्ड आपका आता है व्यावहारिक, और व्यावहारिक जो आपकी गतिविधियाँ होती है, व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसके आप मार्क्स नहीं दे सकते, उसको आपसे फील कर सकते हैं कि कितने व्यवहार में बच्चे के चेंजेस आए हैं। तो इसीलिए व्यावहारिक शब्द से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। बचा हुआ ऑप्शन है आपके बी, व्यावहारिक, मौखिक एवं प्रायोगिक। देखिए मौखिक क्षेत्र में आप मार्क्स दे सकते हैं, प्रायोगिक क्षेत्र में आप मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक यहाँ पर भी आ जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन कहता है लिखित, प्रायोगिक एवं व्यावहारिक, यानी लिखित में भी आप मार्क्स दे सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रायोगिक में भी आप मार्क्स दे सकते हैं, बट व्यावहारिक में आप नहीं दे सकते, क्योंकि इसको सिर्फ आप फील कर सकते हैं, इसका कोई मार्क्स नहीं दे सकते। इसको आप महसूस कर सकते हैं कि बच्चे के व्यवहार में पहले में और अब में क्या चेंजेस आए, तो इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। बचा हुआ ऑप्शन है लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक, यानी लिखित में भी आप मार्क्स दे सकते हैं, मौखिक में भी आप मार्क्स दे सकते हैं, और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक में भी आप मार्क्स देते हैं। तो इसीलिए बचा हुआ ऑप्शन आपका फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझ पाए होंगे कि परिमाणात्मक मूल्यांकन कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है। देखिए यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इसमें हर जगह व्यावहारिक शब्द को डालकर जो है एग्जामिनर ने नेगेटिव बनाया है, ताकि आपके अंदर पहचान करने की क्षमता हो। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझकर तर्क के आधार पर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी आप उनके माइंडसेट को जान सकते हैं और उसके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ रट्टे मारकर आप अपनी मेमोरी को फुल कर लेंगे, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे और इसमें ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपके मार्क्स गलत हो जाए। स्टूडेंट जो साइकोलॉजी विषय वस्तु है ये बहुत ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, यहाँ पर आपके व्यवहार को चेकआउट किया जाता है, और ऐसे प्रश्नों को आप सही तभी कर पाएंगे जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यवहार की जांच की जा रही है। एग्जामिनर आपसे फेस टू फेस ओरली प्रश्न पूछकर, आपका इंटरव्यू लेकर आपके व्यक्तित्व को नहीं जान पाएगा, वो आपको प्रश्नों के माध्यम से आपके व्यक्तित्व को जानना चाहेंगे। इसीलिए जो भी प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे वो आपके व्यावहारिक तौर पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग 30 में से 25 प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे और 4 to 5 प्रश्न आपके फैक्चुअल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, टॉपिक को फील करें, फील के साथ पढ़ें, तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इन सभी प्रश्नों को भी समझ पाए होंगे। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।